हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो? यस। स्टार्ट करें आज का सेशन? चलिए, ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। और एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मिलके बोलेंगे मेरे साथ। Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो परफेक्शन 2024 की आखिरी 2 क्लासेस, इसके बाद हम परफेक्शन 2025 स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये आखिरी 2 क्लासेस हैं, तो आज हम एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट करेंगे और कल हम एक मेंस का मॉक टेस्ट करेंगे। तो तैयार हैं सभी लोग? इज़ एवरीवन रेडी? चलिए, तो बेसिकली करना क्या होगा आप सभी को हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। बेसिकली आपको बता देती हूँ क्या स्ट्रैटेजी होती है प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देने की। अभी हम बेसिकली एसबीआई क्लर्क की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं, 30 सेकेंड्स ईच आपको हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आया है, कोई वर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आया है, कोई फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है, कोई मैच द कॉलम आया है, कोई स्टार्टर एंड कनेक्टर आया है, इस तरह के क्वेश्चंस करोगे। 30 सेकेंड ईच अगेन दिया जाएगा। इसके बाद अगर फिलर्स के क्वेश्चंस आए हैं तो फिलर्स के क्वेश्चंस करोगे। 30 सेकेंड ईच। इसके बाद क्लोज टेस्ट करोगे। क्लोज टेस्ट में 30 सेकेंड आपको स्किमिंग के लिए दिया जाएगा और 30 सेकेंड ईच हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आप पैराजंबल करोगे। पैराजंबल में आपको 2.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, जिसमें आपको 5 से 7 मिनट का टाइम मिलेगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस में पूरा का पूरा पेपर करते हैं और इतने टाइम में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम आराम से अपना पूरा पेपर 30 मार्क्स का जो आता है 18 मिनट में कर लेंगे। आखिरी 2 मिनट आपने स्क्रॉलिंग करी, आपने आगे पीछे चेंज किया या कुछ रिवाइज किया, कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था, लास्ट में देखना चाहते हो, आखिरी 2 से 3 मिनट आप उस चीज को दे सकते हो। स्टार्ट करें? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चैट ऑफ रहेगी, आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी पूरी क्लास में। पूरी चैट ऑफ रहेगी। मैं ये सीक्वेंस से ही आपको शो करना स्टार्ट करूंगी। हर क्वेश्चन के साथ मैंने टाइमर चला रखा है, आपको टाइमर के हिसाब से क्वेश्चंस चेंज होते हुए चलेंगे। आप अपने आंसर्स को अपनी नोटबुक्स में लिखते हुए चलेंगे और लास्ट में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप अपने मार्क्स काउंट करते हुए चलेंगे। हर सही क्वेश्चन में आप +1 मार्क देंगे। अगर कोई आंसर आपका गलत निकला है, आप -0.25 करेंगे। अगर कोई आंसर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया, तो आप 0 मार्क्स अपने आप को देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके एरर वाले क्वेश्चंस पे या ग्रामर के क्वेश्चंस पे। चलो, डायरेक्शंस पढ़ लीजिए, मैं चैट ऑफ कर रही हूँ।
चलिए, शैल वी डिस्कस, करें डिस्कस, कंप्लीटेड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम एरर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी लोग मुझे अपना स्कोर बताते हुए चलेंगे। सही आंसर है तो +1, गलत आंसर है तो -0.25, और अगर स्किप किया था क्वेश्चन तो 0। तो a lot of peoples attended the concert last night, making it a memorable and crowded event. Lot of peoples का तो मतलब होता है people of different countries है, जब हम अलग अलग countries की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं कि हम अदर countries की बात कर रहे हैं, तो lot of peoples तो गलत है, peoples नहीं आएगा फिर से। lots of people सही है, a lot of people had नहीं आ सकता क्योंकि past point of time दिया हुआ है। तो जब भी आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए तो जो टेंस होता है वो सिंपल पास्ट ही होता है, तो यहाँ पे हैड अटेंडेड नहीं आ सकता। हैड अटेंडेड का तो मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आंसर इज सी, नॉट डी। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया, -0.25 कर लेंगे। अगला, टीम्स मेड अप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स। डाइवर्स का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग। अच्छा, अब पहले ना 2 फ्रेजेस होते हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। एक होता है मेड बाय और एक होता है मेड अप ऑफ। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस क्लियर होगा तो आप आंसर निकाल पाओगे। मेड बाय का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द टेबल इज मेड बाय, टेबल जो है बनी हुई है, और एक मैंने लिखा द टेबल इज मेड ऑफ या मेड अप ऑफ। अब ध्यान से समझना फर्क क्या है। यहां पे जिसके द्वारा बनाई गई है तो यहां पे कारपेंटर आएगा, और यहां पे जिस सामान से बनी हुई है इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? यहां पे वुड आएगा। तो अगर उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, अंदर का सामान दिया हुआ है, अंदर की चीजें दी हुई हैं, तो मेड अप ऑफ लगाते हैं। जिसके द्वारा काम किया गया है तो मेड बाय लगाते हैं। अब टीम के अंदर लोग होते हैं, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स टीम के अंदर है, तो टीम किस चीज की बनी है? टीम इन इंडिविजुअल्स की बनी हुई है। अलग अलग लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर टीम बनाई है, तो टीम का ये एलिमेंट है इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब मेड अप ऑफ बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इज ई, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। टीम हो सकता है किसी एक इंसान ने बनाई हो, लेकिन जो अंदर के लोग हैं टीम के, टीम उनसे बनी हुई है, टेबल वुड से बनी हुई है, तो ये इसका इंटरनल एलिमेंट है, इंडिविजुअल्स जो है। तो ई इज द आंसर। क्वेश्चंस इजी दिखने में है बट थोड़े से ट्विस्ट वाले हैं। अगला, इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ इज नहीं, एक फ्रेज होता है इन रिकॉग्निशन ऑफ। इन रिकॉग्निशन ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी को कोई अवार्ड दे रहे हो, उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, मतलब उसको कह सकते हैं सबके सामने लाते हुए, तो इन रिकॉग्निशन ऑफ होता है। तो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज, और कोई भी फ्रेज नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल। सबसे पहले तो एवरी के आगे कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते, इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे। एवरी के आगे ऑफ नहीं आता। अगला, एवरी के आगे जो डायरेक्टली नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, और वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 1 एक बार देख लेना। तो एवरी के आगे नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। आंसर इज ए। प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, ऑफ भी नहीं आ सकता, प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। अगला एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे। द रिसर्च, जो रिसर्च कंडक्ट की गई टीम के द्वारा, बाय लिखा हुआ है मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नाउन के डायरेक्टली आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिसर्च ने प्रोवाइड करी वैल्यूएबल इंसाइट्स, बहुत वैल्यूएबल नॉलेज दी। इसने, ये भी नाउन के आगे V1 + ing है तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसने लाइट डाली, किस चीज पर लाइट डाली? इंपॉर्टेंट इश्यूज जो थे उसमें लाइट डाली। टू द रियाल्म नहीं होता, इन द रियाल्म। रियाल्म का मतलब होता है एक तरीके से वो एरिया जो है, और एरिया के साथ इन लगाते हैं। तो किस पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया। इन द रियाल्म ऑफ, इन द रियाल्म ऑफ मीन्स इस एरिया में। किसके एरिया में? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करके चले कि वो लंबे टाइम तक अच्छा रहे। नेक्स्ट, डिस्पाइट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास कम रिसोर्सेज उसके बावजूद भी
पुअरेस्ट मेंबर्स, पुअरेस्ट मीन सबसे गरीब, कंपैरिजन होता है जब भी और सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ आर्टिकल दा लगता है। तो जो पुअरेस्ट मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उन्होंने हमेशा शेयर किया जो भी उनके पास ना के बराबर था, अपने नेबर्स के साथ शेयर किया ज़रूरत के टाइम पे। तो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया, द पुअरेस्ट विल कम। जो फ्लक्चुएटिंग मीन्स ऊपर नीचे होता हुआ जो क्लाइमेट है, और जो माइग्रेशन पैटर्न्स है, माइग्रेशन पैटर्न्स मीन्स लोग इधर से उधर जा रहे हैं। शेयर, दो सब्जेक्ट थे, एंड से कनेक्टेड थे, तो इसका मतलब है वर्ब प्लूरल आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं। नाउन के आगे V1 + ing है, इसका मतलब है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। वो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट पाथवेज को उन रीजन्स के पूरी की पूरी दुनिया में। कोई भी एरर नहीं थी, आंसर वॉज ई, नो एरर। नेक्स्ट, विमेन लिविंग इन रूरल एरियाज, वो विमेन जो गांव में रहती हैं उनको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने की, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करती हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक पहुंचने के लिए, जिनकी वजह से जो उनका एसएस नहीं होता, एसएस तो एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना। एक्सेस, इसको नाउन की तरह भी और इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आपको किसी चीज का हक है यूज करने का, राइट टू यूज समथिंग। तो एक्सेस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेस आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो एक्सेस होता है मेडिकल सर्विसेज का वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया, एसएस की जगह एक्सेस आएगा। डेवलपमेंट पाथवेज बिल्कुल सही था बेटा, डेवलपमेंट एक नाउन है बट इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। It is a noun and it can be used as an adjective. चलो अगला, ये तो बहुत इजी था, डिस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगाते हैं, इंस्पाइट के आगे ऑफ लगाते हैं। इंस्पाइट के आगे ऑफ लगता है, डिस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगता। तो ए पार्ट में एरर थी। तो इतने ज़्यादा प्रोग्रेस हुई टेक्नोलॉजी में, उसके बावजूद भी जो किताबें हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज का और इंस्पिरेशन का रीडर्स के लिए दुनिया भर में। आ जाते हैं फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पे। देन एनी अदर नेशन सर्विंग अ लार्जर, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के आगे दैन लगता है, THAN दैन लगता है। तो एक तो मुझे समझ में आया बी और ए का पेयर होगा, बी और ए का पेयर होगा, तो मैंने ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया। इंडिया जो है ऑफर करता है एक कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव एक एडजेक्टिव है और आ एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे इसके आगे कोई नाउन भी आना चाहिए, मतलब डी से एंडिंग नहीं हो सकती, डी लास्ट में नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज व्हाट? सी। इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज, मतलब पूरी कंप्लीट रेंज देता है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करता है किसी और कंट्री के कंपैरिजन में। आंसर इज सी। द लिटिल का मतलब होता है बेटा जितना है उतना ही, तो द लिटिल के आगे कोई फ्रेज आना चाहिए जब लिखा हो कि जितना है उतना ही। द लिटिल वाटर आई हैड, द लिटिल वाटर दैट वाज अवेलेबल, तो आगे कोई ऐसा फ्रेज होगा तभी आप द लिटिल यूज कर पाओगे। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसने इम्प्रूव किया हेल्थ केयर का एक्सेस टू ओवर अ मिलियन बेनिफिशियरीज, बहुत सारे बेनिफिशियरीज को, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू के साथ हैज तो नहीं आ सकता, मतलब सी और डी का पेयर तो नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। सी से एंडिंग भी नहीं हो सकती, लास्ट में टू भी नहीं आ सकता, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। हैज इम्प्रूव, किसने इम्प्रूव किया है? हैज प्रोवाइडेड, किसने प्रोवाइड किया है? इस स्कीम ने प्रोवाइड किया है, तो एक तो ए और डी का पेयर समझ में आ रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आयुष्मान स्कीम है उसने प्रोवाइड किया है हेल्थ सिक्योरिटी, कितने लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी है? मिलियन बेनिफिशियरी से ज्यादा को हेल्थ सिक्योरिटी दी है, इसकी वजह से क्या हो गया? इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एक्सेस हो गया है। आंसर इज बी। स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझा रही हूँ जैसे मैं खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रैटेजी है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस पे। ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप है, एंश्योर्स अ रेलेवेंट मॉडल फॉर द 21st सेंचुरी, ये गारंटी करता है, अभी नहीं समझ में आया। वेयर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टेट्स, बहुत सारी जो स्टेट्स होती हैं वो प्रेजेंट्स करती हैं,
दैट द पावर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल डोमिनेटिंग, अच्छा सिंगल डोमिनेटिंग पावर आएगा, एक ही जो डोमिनेट कर रही है कंट्री, तो ये तो समझ में आया, सी और डी को रिप्लेस करना पड़ेगा, सी और डी को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब ए और बी को भी देख लेते हैं, रिप्लेस करने की जरूरत है नहीं। ब्रिक्स एक मॉडल सामने रखता है, सही बात है, प्रेजेंट करता है एक मॉडल, जहां पे बहुत सारी कंट्रीज इस बात को इंश्योर करती हैं, किस बात को इंश्योर करती है कि पावर सिर्फ एक के पास ही ना हो, बिल्कुल मैच करके ए और बी को भी रिप्लेस करना पड़ेगा मीनिंग देने के लिए, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोकसिंग ऑन वैल्यूएबल बेनिफिट्स, जो काम के बेनिफिट्स है, फोकसिंग तो सही लग रहा है अपने आप में, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो नाउन से करोगे या V1 प्लस ING से करोगे, ऑन बेनिफिट्स वैल्यूएबल कैसे होते हैं, तो बी तो गड़बड़ लग रहा है ना। एज इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स कुड लीड टू सोसाइटल डिस्कशंस, डिस्कशंस कैसे होंगे, अच्छे डिस्कशंस होंगे, तो यहाँ वैल्यूएबल आएगा, वैल्यूएबल डिस्कशंस होंगे, तो बी और डी को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा सोसाइटल बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट्स, है ना, तो बी और डी को इंटरचेंज करना पड़ा, तो ये सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम फोकस करें सोसाइटी के बेनिफिट्स पे और ग्रोथ पे कि ये इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, वैल्यूएबल डिस्कशंस हो सकते हैं इन टॉपिक्स पे, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट पर आते हैं। ऑल आर, सब इश्यूज हैं आर्कटिक काउंसिल के, नहीं मेंबर्स होंगे आर्कटिक काउंसिल के ना, तो ए और सी को तो करना पड़ेगा, जो कि एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि एग्जिस्ट करती है हेल्प करने में, साइंस बेस्ड क्या हो अभी नहीं समझ में आया, ऑन क्या, ऑन डैश ऑन इश्यूज के ऊपर क्या हो, अच्छा यहाँ पे तो इश्यूज आ गया था, इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए भाई, इश्यूज के ऊपर कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट भी करें और मरीन सस्टेनेबिलिटी भी हो, कि हमारे जो सी के एनिमल्स है वो मर ना जाए, वो जिंदा रहे, तो बी और डी को भी करना पड़ेगा, ए और सी, बी और डी दोनों होंगे, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, आंसर इज अगेन व्हाट, डी, सारे के सारे डी हो, आंसर क्या हो गया, डी। सारे के सारे मेंबर्स हैं इस काउंसिल के, जो कि एक फोरम है जो हेल्प कर दे कि सब लोग कोऑपरेट करें, सब लोग मिलजुल के काम करें, इश्यूज को लेके, इश्यूज क्या क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और समुद्र के इकोसिस्टम, समुद्र की जो चीजें रिलेटेड है वो चलती रहे, समुद्र में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला जो सीनेट है, सीनेट मीन्स जो पार्लियामेंट की बॉडी है, उसने क्या किया, रिप्रेजेंट्स अ बिल, उसने रिप्रेजेंट किया एक बिल, जिसने क्या किया, दैट पास्ड द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर मेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए और मिडिल क्लास लोगों को एक सस्टेनेबल टैक्स रिबेट देने के लिए। देखो सीनेट क्या था, सिंगुलर था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आएगा, है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस तो इकलौता इसी में है, तो ए को तो चेंज नहीं करेंगे, ए को नहीं चेंज करेंगे, तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी को देख लेते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब ये आएगा, ए को तो चेंज ही नहीं कर रहा, बी और सी को चेंज करना है, बी और सी को चेंज करेंगे क्या, नहीं, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सीनेट ने कुछ किया है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर इज ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल का बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं, समझ में आया कैसे किया, ग्रामर से किया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा, तो ये दोनों अपनी जगह सही थे, तो ए और सी तो चेंज ही नहीं होगा, ए और सी चेंज नहीं होगा तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ग्रामर से ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, हम ए और बी को चेंज कर दिया, सीनेट ने पास किया एक बिल जो कि रिप्रेजेंट, नहीं सही बात कह रहे हो, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी तो आ सकती है, राइट 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 राइट, एक मिनट, माय मिस्टेक, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, सीनेट बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, राइट, लॉ की बॉडी बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल, माय मिस्टेक, सीनेट ने पास किया एक बिल जो रिप्रेजेंट करता है किसको, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को, रिप्रेजेंट मीन शो करता है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को जो हुआ है, ये टू किस जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही थी और ये प्रोवाइड सही था, टू एडवांस एंड प्रोवाइड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाँ, तो ए और बी को चेंज करेंगे, तो आंसर इज बी, नॉट ई, नहीं है, बी है आंसर।
इसके साथ वर्ब की मैंने क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी तो आ सकती है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको इससे चेंज किया। पास्ट डबल, सी और डी सही है, रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सस्टेनेबल टैक्स रिबेट, लोगों को टैक्स पे छूट देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे, तो सी और डी जगह सही है, सी और डी चेंज नहीं होगा। बिल को पास करते हैं इसलिए यहाँ पे पास्ट आया, ग्रामर के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी यूज हुआ। अगला आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। एज द पैंडमिक, जैसे पैंडमिक ने अपना मार्क छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी 2022 में, जो ग्लोब है, जो दुनिया है, वो परेशान हुई। ग्रैपल मीन्स वो परेशान हुई, किस चीज के साथ परेशान हुई, विद अ सीरीज ऑफ, बहुत सारे क्या हुए, चिंताएं बढ़ गई। मैपिंग का तो मतलब होता है आप किसी चीज को मैप कर रहे हो, मतलब मैच कर रहे हो, मेंड कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तो रिपेयर करने की भी बात नहीं हो रही। माउंटिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, सिंकिंग का मतलब होता है डूबती हुई, कोई चीज डूब रही है, सिंक कर रही है। डंकिंग का मतलब होता है आपने किसी चीज को थोड़े टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए पानी में डुबो दिया है, सबमर्ज कर दिया है। तो आंसर इज सी, बढ़ती हुई चिंताओं के साथ दुनिया क्या है, परेशान है, स्ट्रगल कर रही है। अगला यूएन पे जो इश्यूज रिलेटेड हैं फार्मर्स के स्ट्रगल से, दुनिया भर के फूड सिस्टम से के स्ट्रगल से, जो क्या हो रहा है, लॉस एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो जो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स, पूरा का पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है जो खत्म होती जा रही है। ऑब्लिवियन तो नाउन है, लास्ट में ION लग रहा है, तो ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है, इग्नोरेंस, कुछ भी पता ना होना। स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन मीन स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं किया। ऑब्वियस मीन्स होगा ही होगा, क्या बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा ही होगा, नहीं, हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं ऑब्वियस है, ऑब्वियस मीन्स कोई चीज एकदम क्लियर है। प्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले भी हो चुका है, समथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड तो आ सकता था, लेकिन प्रेसिडेंटेड नहीं आ सकता, प्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कोई परेशानी वाली बात नहीं, पहले हो चुका है, तो ये नहीं हो सकता। अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक बात है, अलार्मिंग मीन्स समथिंग दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, चिंताजनक बात है, तो ये हो सकता है। परवेसिव तो सब जगह है, फैला हुआ है, राइफ है, वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है, तो यहाँ पे ऑथर चिंता बता रहे हैं कि भाई चिंता है, तो चिंता का बेस्ट वर्ड क्या है, डी, दैट इज अलार्मिंग, चिंताजनक बात जो है, कंसर्निंग बात जो है, राइट। अगला, ये जो चैलेंज है ये पर्टिकुलरली क्या है, ब्राजील में सबसे ज्यादा दिखने को ब्राजील में ही मिल रहा है। आपने किसी चीज को डिनाउंस कर दिया, दो शब्द होते हैं, एक होता है डिनाउंस करना, एक होता है रिनाउंस करना। डिनाउंस किया किसी चीज को मतलब उसकी बहुत बुराई करी, क्रिटिसाइज किया उसको बहुत ज्यादा, और रिनाउंस किया मतलब उसको त्याग ही दिया, अब मेरे बस की नहीं है तुम्हें झेलना, गिव अप कर दिया, या सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो गिव अप कर दिया। दोनों वर्ड्स दिखने में एक जैसे, मीनिंग अलग अलग है। ऑस्पिशियस तो कोई चीज बहुत ही ऑस्पिशियस है, मतलब आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, फेवरेबल है आपके लिए, बहुत अच्छी है। प्रोनाउंस्ड है मतलब क्लियरली दिख रहा है, तो कोई चीज प्रोनाउंस्ड होती है इसका मतलब क्या होता है, वो क्लियरली दिख रही है आपको, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, दैट मीन्स वो क्या है, प्रोनाउंस्ड है, बहुत ही विजिबल है, बहुत ही क्या कह सकते हैं, नोटिसिएबल है। कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक जैसा, मैचिंग। तो ये जो चैलेंज है वो सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, ब्राजील में दिख रहा है, तो आंसर इज व्हाट, डी। जहां पे 600 मिलियन ज्यादा से ज्यादा लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट, ऑन लगा हुआ है, रिलाई ऑन मीन्स डिपेंडेंट ऑन, तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने लाइवलीहुड्स के लिए। रेलिश का मतलब होता है आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो। फोकस का मीनिंग सभी को पता ही है। शील्ड मतलब आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एनेक्स मीन्स आपने उस चीज को हड़प लिया है, आपने उस चीज को कैप्चर कर लिया है, तो आंसर वाज ए। अगला, अ मेजॉरिटी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, 80% से ज्यादा छोटे छोटे, मार्जिनल मीन्स बहुत ही गरीब लैंड होल्डर्स हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गए। अब यहाँ पे ना एक फ्रेज होता है रेंडर करना, अगर आपने किसी को रेंडर कर दिया है वैसा, इसका मतलब आपने उसको वैसा छोड़ दिया है, आपने उसके लिए वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मतलब क्या किया, उसको रेंडर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेंडरिंग देम का मतलब क्या होता है,
उनको कमजोर बना दिया है, मेकिंग समवन, तो वो कमजोर हो गए हैं जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है। तो रेंडरिंग दैम, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है हेल्प कर रहे हो, टोन से भी कर सकते थे, हेल्प तो नहीं कर रहे। रेक्यूपरेटिंग का मतलब होता है कोई अपनी बीमारी से ठीक हो रहा है, रिकवर कर रहा है। परफोरेटिंग मीन्स किसी चीज में आप होल्स कर रहे हो, मेकिंग स्मॉल होल्स। इवेडिंग मीन्स आप उस चीज से बच रहे हो, एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग, उस चीज से भाग रहे हो। तो आंसर इज बी। आखिरी सवाल फ्लोस टेस्ट का। थैंकफुली, अच्छी बात है, जो इनोवेटर्स हैं ब्राजील में, वो बहुत सारी टेक्निक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसको लैंडस्केप रिस्टोरेशन कहते हैं, जो क्या कर सकता है, डैमेज, अब पॉजिटिव टोन आ गई, तो जो इकोसिस्टम्स हमारे डैमेज हो चुके हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो डैमेज, रीइंबर्स का तो मतलब होता है पे करना। रीपॉपुलेट का मीनिंग होता है नए नए लोगों को डाल देना, पॉपुलेशन इंक्रीज कर देना। तो हम पॉपुलेशन इंक्रीज करने की बात नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है उनको घर देने की बात कर रहे हैं। रेक्टिफाई का मीनिंग होता है करेक्ट करना। रिजॉल्व का मीनिंग होता है किसी चीज को लेके आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोगे अभी आप, तो रेजोल्यूशन जो है रिजॉल्व का ही नाउन फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, कोई एक फर्म डिसीजन लेना कि मैं ऐसा करूंगा। टेक अ फर्म डिसीजन। रिहैबिलिटेट करना मतलब जिन लोगों का घर उनसे छिन गया है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, उनको वापस सब कुछ देना, मतलब उनको रिहैबिलिटेट करना, मतलब उनको रिस्टोर करना। तो जो इकोसिस्टम्स खराब हो गए हैं उनको रिस्टोर करेंगे और डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को, एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आंसर इज 5। यहां तक क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? अब आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट नाउ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखाए थे जिससे कि आप क्वेश्चंस पढ़ के कीवर्ड्स लिख लो। तो कौन सा पैरेलल ड्रॉन है रशिया और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में? तो हमने कीवर्ड मार्क किया वर्ल्ड वॉर 2 और रशिया। अगला, पुतिन जी चिंतित क्यों है कि यूक्रेन रिश्ते बना रहा है वेस्ट के साथ? पुतिन और उनकी चिंता हमने कीवर्ड मार्क कर लिया। चेक्स एंड बैलेंसेस को लेके ऑथर ने क्या बोला? हमने चेक्स एंड बैलेंसेस को मार्क कर लिया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्लास में हो क्या? अभी भेज रही हूँ, क्लास में हूँ। हाँ जी, चेक्स एंड बैलेंसेस की हमने बात की। मोटिवेशन क्या है इनके एक्शंस के पीछे? तो एक्शंस, मोटिवेशन। चलो, फॉल्स बताना है तो पैसेज पढ़ेंगे तब बताएंगे। हालांकि इसमें भी हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं, जापान, ग्रेटेस्ट इवेंट, यूक्रेनियन इन्वेजन, कंडेंस, कुछ कुछ पढ़ लिया। अगला, ट्रू, पीपल ऑफ रशिया, इक्वल राइट्स, पढ़ेंगे जब पैसेज जब देखेंगे। ये भी पैसेज में जब ब्लेटेंट वर्ड पढ़ेंगे तब देखेंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चंस हम वहीं के वहीं कर लेते हैं। फेट का एंटोनिम बताना है। इमेजिन द फेट, फेट का मतलब है किस्मत। फेट का मतलब क्या होता है? किस्मत। कि बड़ा मुश्किल है उन लोगों की किस्मत को इमेजिन कर पाना। किन लोगों की किस्मत को इमेजिन कर पाना? जिन लोगों ने झेला है ये सब। तो इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? चॉइस। हाँ सही बात है, किस्मत का एंटोनिम तो चॉइस हो गया। चांस, फॉर्च्यून, ये तो सिनोनिम्स हो गए। किस्मत, डेजिग्नेशन, आपको जो पोजीशन दी हुई है, आंसर इज ए। नेक्स्ट, प्रिविलेज है मतलब आपके पास कुछ बेनिफिट है, आपके पास कुछ एडवांटेज है। तो उनका जो गलत सेंस है कि उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, मतलब उनको एक तरीके से बेनिफिट मिला हुआ है, एडवांटेज मिला हुआ है। आंसर इज डी। अब आ जाते हैं पैसेज पे। पैसेज की स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। रशिया एक परमानेंट मेंबर है काउंसिल का। ये जो उन्होंने लॉ को तोड़ा है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा मॉस्को पे। ने जो लड़ाई की है, रशिया ने जो लड़ाई की है, उसका यूरोप पे ही नहीं पूरी ग्लोबल कम्युनिटी पे असर पड़ेगा। कंट्रीज को रशिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है ये समझना कि उन लोगों को बेचारों की किस्मत क्या है जिनके ऊपर रशिया अटैक कर रहा है। जापान और जो बाकी मेंबर्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उनको तुरंत की तुरंत एक्ट करना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुई थी जब इन्होंने पोलैंड स्टार्ट किया था। एक रीजन दिया गया था कि हमें जर्मन्स को पोलैंड में बचाना है। तो कुछ चीजें मैच कर रही हैं। जर्मन ने जो इन्वेजन को पोलैंड पे अटैक किया था और रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है। तो हमने
मैम 28 का ए था, एक सेकेंड, बच्चे का डाउट है, क्या डाउट है? 28 का ए था, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? जस्ट 1 सेकेंड बेटा। हाँ 28 का ए था, क्या प्रॉब्लम है? रिलाई ऑन, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने स्पीच दी कि एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन में। रशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि ये कंट्री को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं जिससे कि रशियंस को वहां प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मकसद क्या है उनका? मकसद है वहां की गवर्नमेंट को टॉपल करना। ये सबसे बड़ा अटैक है नाजी अटैक के बाद। इनकी जो स्पीच थी वो हिस्ट्री को इग्नोर करती है। वर्ल्ड वॉर के बाद जो तबाही हुई थी और जो यूएन चार्टर ने पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। इन्होंने जो क्लेम किया कि यूक्रेन को रशिया ने ही क्रिएट किया था इसलिए रशिया का ही है, ये बात सही नहीं है। एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कहता है कि कोई भी कंट्री, उसका कोई भी साइज हो, उसके पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए। रशिया जब जीत गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके पास परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए सब चीजें। लेकिन रशिया ने अपनी जिम्मेदारी त्याग दी है और यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। आप देख रहे हो मैं स्किमिंग कैसे कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। गहराइयों में नहीं पढ़ सकते क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर है, टाइम बहुत कम होता है। पुतिन को लगता है कि उन्होंने जो अटैक किया है वो सही है क्योंकि उनको लगता है कि रशिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा है यूएस से और यूरोप से। वो जो मन में गलत समझ रहे हैं वो रशिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में दिखता है। जो लोग बुराई कर रहे थे पुतिन जी की उनको बाहर निकाल दिया गया है, बहुत सारे लोगों को मारा भी गया है। जुडिशरी भी उन्हीं के हिसाब से चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वहां चेक्स एंड बैलेंसेस हैं लेकिन एक्चुअल में डिक्टेटरशिप बन चुका है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। 20 साल से ज्यादा हो गए पुतिन जी की पावर को। रशियन सिटीजन्स भी नहीं चाहते इस वॉर को सपोर्ट करना, लेकिन कोई तरीका नहीं है पुतिन जी को रोकने का। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि पुतिन जी अपने मन से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रशिया के ऊपर जो खतरा है यूएस और यूरोप का, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग उनके खिलाफ होता है उनको मार देते हैं वो। लास्ट पैराग्राफ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुतिन जो है यूक्रेन को बहुत नफरत करता है कि यूक्रेन रिश्ते बना रहा है वेस्ट के साथ। उनको डर है कि अगर वेस्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ तो उनका जो रशिया में जो रूल है वो खतरे में आ जाएगा। चलो अब पैसेज देखते हैं। क्या पैरेलल बनाया गया था, क्या चीज मैच की गई थी? मैच ये किया गया था कि उस समय पोलैंड पे क्या मैच किया गया था, तो देखो याद है हमने यहाँ स्किम किया था कि जर्मन्स को बचाने के लिए पोलैंड पे अटैक किया, सिमिलरली रशियंस को बचाने के लिए वो यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट? एफर्ट्स वर मेड टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एंड रशियन पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली। आंसर वॉज सी। लोथ मीन्स नफरत करना। पुतिन का जो चिंता है यूक्रेन के रिश्ते बना रहा है वेस्ट के बाद, वो क्यों लिखा? ऑथर बताना चाहते थे कि पुतिन को डर है अपने रूल को लेके रशिया में। टॉपल मीन्स हटा देना। टॉपल का मीनिंग होता है ऐसे ये पेन रखा है ऐसे कर देना, उलट देना, पलट देना। तो पुतिन जी को चिंता क्यों है कि यूक्रेन रिश्ते बना रहा है, उनको डर है कि कहीं यूक्रेन अच्छे रिश्ते बना देगा तो मेरा जो रूल है वो खत्म हो जाएगा। आंसर इज डी, कि उनके डर के बारे में ऑथर बताना चाहते थे रशिया में, उनका जो रूल है रशिया में उसको लेके। चेक्स एंड बैलेंसेस को लेके ऑथर ने क्या बोला? चेक्स एंड बैलेंसेस कोई नहीं है, पुतिन के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, मतलब डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ये एक डिक्टेटरशिप बन चुकी है पुतिन जी के कंट्रोल के अंदर। आंसर वाज डी। तो ऑथर ने क्या बोला? चेक्स एंड बैलेंसेस की स्टेट क्या है? स्टेट ये है कि वो एक डिक्टेटरशिप है। जिन बच्चों ने ई आंसर मार्क किया उन्होंने वर्ड मैचिंग करी है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस की स्टेट नहीं, ये एक फैक्ट है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन लिखा हुआ है चेक्स एंड बैलेंसेस की स्टेट क्या है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिर्फ डिक्टेटरशिप चल रही है। जो लोग खिलाफ है उनको मारा जा रहा है। तो आंसर इज डी, नॉट ई। नेक्स्ट, व्लादिमीर जो एक्शंस कर रहे हैं यूक्रेन में, उनके पीछे उनका छुपा हुआ मोटिवेशन क्या है? छुपा हुआ मोटिवेशन तो यही है कि उनको क्या करना है, उनको यूएस और यूरोप का जो खतरा है उस खतरे को खत्म करना है। पूरे पैसेज में ऑथर ने चिक चिक के यही बोला है कि उनको डर है कि यूएस और यूरोप का इन्फ्लुएंस हो जाएगा यूक्रेन पे, तो यूक्रेन पे जैसे ही इन्फ्लुएंस होगा उनकी जो पावर है वो खतरे में आ जाएगी। तो आंसर इज ये। तो यूएस और यूरोप से जो उनको खतरा है उसको उन्हें काउंटर करना है, इसलिए वो यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? जापान मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, नॉट मेंशन, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जापान मेंबर है।
ये लिखा हुआ है कि जापान मेंबर है, जापान और बाकी मेंबर्स जो हैं उनको काम करना चाहिए, बट जापान उसका मेंबर है या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जापान मेंबर है या नहीं, नहीं मेंशन है कहीं भी। तो कांड से यूक्रेन पे जो अटैक किया रशिया ने वो अभी तक का ग्रेटेस्ट इवेंट है यूरोप की हिस्ट्री में, नहीं ग्रेटेस्ट इवेंट नहीं है, एक ऐसा इवेंट हो चुका है पहले भी, ये मेंशन है यहाँ पे, नाजी अग्रेशन हुआ था उसके बाद का ग्रेटेस्ट इवेंट है, मतलब नाजी अग्रेशन ग्रेटेस्ट इवेंट था उसके बाद का ये है, तो मतलब हमेशा का ग्रेटेस्ट नहीं है, इससे पहले भी चीजें खराब हो चुकी हैं, तो ये फॉल्स हो गया। दो इंटरनेशनल लॉ, हालांकि इंटरनेशनल लॉ इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता है कि यूक्रेन को क्रिएट किया था रशिया ने, तो क्या इंटरनेशनल लॉ इस बात को मानता है कि यूक्रेन को क्रिएट किया था रशिया ने? तो ये मेंशन था, मॉस्को का जो क्लेम है कि यूक्रेन को क्रिएट किया था रशिया ने और वो बिलोंग करता है रशिया के, नेवर होल्ड वाटर, नेवर होल्ड वाटर मतलब नहीं आप उस चीज को कह सकते, तो इंटरनेशनल लॉ इस बात को नहीं मानता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इंटरनेशनल लॉ इस बात को नहीं मानता है, तो ये वाला पार्ट फॉल्स हो गया, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो आंसर इज बी और सी दोनों के दोनों फॉल्स हैं, ऑप्शन बी, बोथ बी एंड सी। अब कुछ बच्चों ने ना अपनी जीके की नॉलेज लगा दी, मैम जापान तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, हमको पता है, या फिर हमको पता है जापान जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, अपनी जीके नहीं लगानी है, पैसेज के हिसाब से आंसर देना है, कोई चीज पैसेज में मेंशन नहीं होती है तो वो ना ही ट्रू होती है ना ही फॉल्स होती है, तो अपनी जीके मत लगाना कि नहीं मैम हमको तो पता है जापान मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू पैसेज होता है, हमेशा, कोई चीज नॉट मेंशन्ड है तो ना ही हम उसे ट्रू बोलेंगे और ना ही हम उसे फॉल्स बोलेंगे, दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? रशिया के जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लीडर के डिसीजन को, और उन्होंने रोक दिया है क्या रशिया के लोगों ने, क्या रशिया के लोगों ने रोक दिया है कि अटैक करने से? नहीं, अटैक तो कर रहा है रशिया अभी भी, तो ये तो फॉल्स हो गया। हर कंट्री के पास इक्वल राइट्स हैं क्या? क्या ऐसा मेंशन्ड है? ये लिखा हुआ है हर कंट्री के पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए, हर कंट्री के पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है, शुड हैव इक्वल राइट्स लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है हर कंट्री के पास इक्वल राइट्स है, नहीं है भाई, तो है या नहीं अभी ये पैसेज में मेंशन नहीं है कांड से। सो फार अब तक पुतिन ने कोई भी कदम नहीं उठाया अपने कंट्री के लोगों के खिलाफ जो उनके खिलाफ है, नहीं लिखा हुआ है उनको मार दिया गया है, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो कोई भी ट्रू नहीं है, आंसर इज ई, नन ऑफ ए बी एंड सी, कोई भी ट्रू नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है सेल्फ अंडरस्टूड, ब्लेटेंट वर्ड का मीनिंग का करेक्ट यूसेज बताना है, तो वहां पे लिखा हुआ था ब्लेटेंटली, वो जो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहे हैं, ब्लेटेंट वायलेशन मीन्स एकदम शेमलेस, ब्लेटेंट का मीनिंग क्या होता है, शेमलेस वायलेशन जो है इंटरनेशनल लॉ का। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें मीनिंग सेम है? जो उनका गिल्ट का सबूत था वो ब्लेटेंट था, बहुत ही और इनडिस्प्यूटेबल था, तो जो उन्होंने गलत काम किया, गिल्ट मीन्स जो उन्होंने जो गलत काम किया उसको क्या बोलते हैं, गिल्ट, तो उसका जो सबूत था वो बहुत ही ब्लेटेंट था। यहाँ पे ब्लेटेंट का मतलब क्या हो गया, वही कि मतलब बहुत ही शर्मनाक था, तो मैच कर गया। टीचर का जो फ्रस्ट्रेशन था बच्चों की कोशिश ना करने से, वो ब्लेटेंट था इन हर स्टर्न रोल, तो उनका जो स्ट्रिक्ट रोल था उसमें क्या था, एकदम ब्लेटेंट था। ब्लेटेंट का मीनिंग क्या हो गया कि भाई एकदम उन्होंने, टीचर का फ्रस्ट्रेशन एकदम दिख रहा था। ब्लेटेंट वर्ड के ना एक्चुअल में ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता शेमलेस। जैसे ब्लेटेंट वर्ड का मीनिंग बोल्ड भी होता है, ब्लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है एकदम ओपनली किसी काम को करना, एकदम खुले में किसी काम को करना। ब्लेटेंट का मीनिंग एकदम क्लियर भी होता है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं ब्लेटेंट वर्ड के, क्लियर, बोल्ड, ओपन, शेमलेस। तो हमें तो बस ये बताना है कि
करेक्ट यूसेज कौन कौन सा है? तो ये भी करेक्ट यूसेज है, ये भी करेक्ट यूसेज है. डिस्पाइट देयर ब्लेटेंट फॉन्डनेस फॉर ईच अदर, उनकी कैसी फॉन्डनेस थी एक दूसरे को कि उन्होंने प्रेफर किया कि वो एक फ्रेंडशिप करें. तो अब देखो ये पॉजिटिव टोन है कि वो फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं. और डिस्पाइट एक कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर है. इसका मतलब वहां पे वर्ड क्या आएगा? वहां पे वर्ड आएगा कि उनकी फॉन्डनेस नहीं थी, वो एक दूसरे के से दूर थे, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, फिर भी वो फ्रेंडशिप कर रहे थे. तो यहाँ पे ब्लेटेंट वर्ड नहीं आ सकता. ब्लेटेंट वर्ड का मीनिंग क्लियर, क्लियर फॉन्डनेस नहीं थी उनकी, डिस्पाइट देयर नो फॉन्डनेस फॉर ईच अदर. मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. तो यहाँ ब्लेटेंट वर्ड नहीं सकते, यहाँ पे नो आएगा. डिस्पाइट देयर नो फॉन्डनेस, या फिर डिस्पाइट देयर लैक ऑफ, नो से भी अच्छा वर्ड क्या है? लैक ऑफ फॉन्डनेस. फॉन्डनेस की कमी थी, प्यार की कमी थी, अट्रैक्शन की कमी थी, लाइक नहीं करते थे एक दूसरे को. तो ये तो गलत हो गया. तो आंसर इज ए और बी दोनों सही हैं. ऑप्शन ए. ये दोनों क्वेश्चंस हमने कर ही लिए थे. स्कोर्स एवरीवन इन दिस मॉक टेस्ट, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के आउट ऑफ 30? एवरीवन. क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, इजी नहीं थे. एवरेज स्कोर जो मैं आप लोगों से चाहती हूँ इस पेपर में जो आना चाहिए, अगर आपने कम से कम 3-4 परफेक्शंस कर लिए हैं, तो इट शुड बी अराउंड 15. 15 नंबर के आसपास आए हैं तो अच्छा एवरेज है, अच्छा स्कोर है. 10 से 15 की रेंज में आए हैं, इम्प्रूवमेंट लगेगा. और अगर बिलो 10 आए हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो अब आपको देखना है आप कहाँ लाइक कर रहे हो. आज हमने एक प्रीलिम्स लेवल का मॉक टेस्ट किया है, कल की क्लास में हम एक मेंस लेवल का मॉक टेस्ट करेंगे. एंड आई होप मज़ा आया होगा आपको सेशन में. एसबीआई क्लर्क का पेपर इससे थोड़ा सा इजी आएगा. यहाँ पे क्वेश्चन बस ट्रिकी थे, मतलब दिखने में इजी थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था जो आपके माइंड से स्किप कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती थी. सेशन एंड करते हैं और एक मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे आज की क्लास का. आप लोगों को कैसा लगा आज के सेशन में, कितने कितने मार्क्स है, सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या क्या सभी के स्कोर्स थे कमेंट आज के इस मॉक टेस्ट में. और मिलते हैं अगली क्लास में. 5 सेंटेंसेस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मिलके बोलेंगे. थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. Thank you God for making me physically and mentally strong. Thank you God for making me happy, making me satisfied, for making me work hard for my dreams, and thank you God for making me who I am. तो क्वेश्चन नंबर मैम 15 एक बार दोबारा से बता दो. एक सेकंड बेटा, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. हाँ, द पुअरेस्ट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज थी, उसके बावजूद भी जो सबसे गरीब मेंबर्स थे कम्युनिटी के, वो हमेशा शेयर करते थे जो भी उनके पास ना के बराबर. वॉट लिटिल, लिटिल मीन्स बिल्कुल ही ना के बराबर था, उनके पास बहुत ही ना के बराबर था जो उनके वॉट लिटिल दे हैड विद देयर नेबर्स इन नीड. अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, यहाँ दे हैड तो लिखा हुआ है. अच्छा, इसमें ना कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट था यहाँ पे. लिटिल ना कोई एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ है, इस बात को भी समझना. हम द लिटिल कब यूज करते हैं? हम द लिटिल तब यूज करते हैं जब उसके आगे कोई नाउन भी हो. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. मतलब यहाँ पे लिटिल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रखा हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा द लिटिल वाटर शी हैड. तो ये जो लिटिल है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन ये रहा. तो अगर यही सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होकर एग्जाम में आया होता और यहां लिखा होता व्हाट, या फिर यहां लिखा होता द लिटिल मनी दे हैड, दे शेयर्ड, पूरा सेंटेंस मैं आपको बता देती हूँ, दे शेयर्ड द लिटिल मनी दे हैड, तब इस केस में द लिटिल सही था.
बट क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉट लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं लगाया। ये बिल्कुल सही है। वॉट लिटिल दे हैड, जो भी उनके पास बहुत ना के बराबर था। अ लिटिल नहीं आ सकता। अ लिटिल तब आता है जब आप पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हो, तो कि चलो थोड़ा सा तो था। जब आप कह रहे होते हो थोड़ा सा तो था, तब उस केस में आप अ लिटिल यूज करते। हाँ, लिटिल यहाँ पे नाउन की तरह है। लिटिल का द तभी लगेगा जब ये एडजेक्टिव की तरह आया होगा, इसके आगे इसका नाउन हो। क्लियर? जिस बच्चे का डाउट था। चलो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन।